प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रवक्ता आचार्य इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर, आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में इस इकाई से अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 5 अंक का निर्माण विधि वाला होता है वो भी इस ब्लॉक से निश्चित पूछा जाता है। इसलिए हम सभी को इस ब्लॉक का अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से समझ करके करना है। मैं सबसे पहले इस पी ब्लॉक के अंतर्गत पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं इसकी डिफिनीशन आपको बताना चाहता हूं। वे तत्व जिनमें उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों की संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP126 होता है, अर्थात पी उपकोष में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। अब हम पी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति कहां पर होती है उसको देख लेते हैं। देखिए, इस तरफ ये आवर्त सारणी का स्केच मैंने किया है, जिसमें इस दाहिने हिस्से पर अगर आप अपनी नजर डालेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर ये पी ब्लॉक स्थित है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पी ब्लॉक के अंतर्गत कुल कितने वर्ग आते हैं। इसमें कुल 6 वर्ग है। वर्ग नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसी प्रकार से देखिए, आपको यहाँ आवर्त सारणी में भी हमने उनको अंकित किया है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक। ग्रुप नंबर 13 को बोरान परिवार, 14 को कार्बन परिवार, 15 को नाइट्रोजन परिवार, 16 को ऑक्सीजन परिवार, 17 को हाइड्रोजन परिवार तथा 18 को अक्रिय गैसें कहते हैं। अब इनमें हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग में देखेंगे तो 13 नंबर में P1, 14 में P2, 15 में P3, 16 में P4, 17 में P5, 18 में P6 विन्यास होता है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, तो 6 वर्ग ही क्यों होते हैं इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। 1 से 6 तक अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, इसलिए इसमें वर्ग की संख्या 6 है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने सभी वर्गों को यहाँ पर दिखाया है। अब एक प्रश्न इसमें और उठता है कि जो पी ब्लॉक तत्वों का वर्ग नंबर 18 है, 18, यहाँ पर सबसे ऊपर हीलियम तत्व रखा हुआ है। अब इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि वर्ग नंबर 18 में हीलियम क्यों रखा गया है, जबकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 होता है, अर्थात इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन तो s उपकोष में उपस्थित है, तो इसकी पी उपकोष में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आप देखें, जो हीलियम का विन्यास होता 1s2, ये ठीक अक्रिय गैसों जैसा स्थायी होता है। जैसे अक्रिय गैसों का विन्यास NS2 NP6, हम लोग कहते हैं ये विन्यास संतृप्त होता है, सैचुरेटेड होता है, इसीलिए अक्रिय गैसों का विन्यास स्थायी मानते हैं। ठीक अन्य अक्रिय गैसों जैसा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी स्थायी होता है। अक्रिय गैसें गैसीय अवस्था में, हीलियम भी गैसीय अवस्था में होता है। अब देखो, दूसरी भी बात बताना आपको आवश्यक है
कि अगर इसमें एस कोर्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन था तो एस ब्लॉक में भी क्यों नहीं रखा गया, पी में क्यों रखा गया। दोनों बातें एक साथ हम तुलनात्मक तरीके से आपको बताते हैं। अपनी गैस है, हीलियम गैस है, जबकि एस ब्लॉक बोले तब तो सॉलिड होते हैं, इसलिए वहां नहीं रखा गया। हीलियम अधातु है, एस ब्लॉक के तत्व सभी धातुएं होती हैं, इसलिए वहां नहीं रखा गया। अक्रिय गैसों के साथ रखा गया। अक्रिय गैसें क्रियाशील नहीं होती हैं, हीलियम भी क्रियाशील नहीं है, जबकि हम सभी जानते हैं जो एस ब्लॉक की धातुएं होती हैं बहुत ही क्रियाशील होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हीलियम में उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोर्स में होते हुए भी इस हीलियम को पी ब्लॉक के तत्वों में क्यों रखा गया है और पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग संख्या 18 में क्यों रखा गया है, क्योंकि उस वर्ग से इसकी समानताएं प्रदर्शित होती हैं। अब पी ब्लॉक के तत्वों में 12th क्लास में हमें सबसे पहले वर्ग पढ़ना है वह है वर्ग नंबर 15। वर्ग नंबर 15 के तत्वों को हम लोग नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं। अब नाइट्रोजन परिवार के विषय में हम लोग विस्तार चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन परिवार के इन तत्वों को निकोजन भी कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों से घुटन जैसी महसूस होती है, इसलिए इनको निकोजन्स भी कहते हैं। इसमें आप देखें वर्ग नंबर 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, इतने तत्व इसमें हमको पढ़ने हैं। और इन तत्वों में सबसे पहले हम इनकी उपलब्धता पर हम नजर डालते हैं, इनकी प्रकृति में क्या उपस्थिति है उसको हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% गैसीय अवस्था में उपस्थित होती है। साथ ही साथ जो अर्धक्रस्ट में खनिज उपस्थित होते हैं, मुख्यतः चिली साल्टपेटर, इंडियन साल्टपेटर यानी सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन जो जंतु और वनस्पति प्रोटीन होती है उसमें नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सभी प्रोटीन्स नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं, तो वहां भी नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में मुख्यतः उपस्थित होता है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ले जाते हैं, इनमें भी जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वहां पर भी नाइट्रोजन महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित होता है, अर्थात नाइट्रोजन की उपस्थिति डीएनए, आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड में होती है। अब हम फास्फोरस को, उसकी प्रकृति में उपस्थिति को हम देखते हैं। जितने भी प्रकृति में फास्फेट खनिज होते हैं उनमें फास्फोरस उपस्थित है। इसके अतिरिक्त जंतुओं के दांतों में, हड्डियों में फास्फोरस उपस्थित होता है। जो वनस्पति और जंतु की कोशिकाएं हैं उनमें, जो मनुष्य या जो जंतु होते हैं उनकी पेशियों में, उनके मस्तिष्क में फास्फोरस की उपस्थिति होती है। दूध, अंडे में फास्फोरस पाया जाता है। साथ ही साथ जो डीएनए, आरएनए, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें जो मुख्य घटक फास्फोरिक एसिड होता है वहां पर भी फास्फोरस उपस्थित होता है। अब हम इस वर्ग के अन्य तत्वों की उपस्थिति को देखते हैं। आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये तत्व खनिज में जो सल्फाइड खनिज होते हैं वहां पर उपस्थित होता है, उनमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अंतिम तत्व मॉस्कोवियम है, यह संश्लेषित तत्व होता है, इसलिए इसको तो संश्लेषण जिससे बनाया जाता है, इसलिए प्रकृति में इसकी उपस्थिति नहीं होती है। अब हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों में जो पहला वर्ग 15 नंबर वर्ग है, नाइट्रोजन परिवार है, इसके सामान्य गुणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। इन तत्वों का संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
NH2 NP3 होता है। अर्थात आपको नजर आ रहा होगा कि P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह उपकोष हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने के कारण हाफ फिल्ड होने के कारण इसका स्थायित्व अधिक होता है। तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनके गुणों में कुछ विशिष्टता आगे हमको दिखाई पड़ेगी, उसके हम आगे की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि इसकी भौतिक अवस्था। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में उपस्थित है। फास्फोरस ठोस है लेकिन ये मोम जैसा होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये पूर्णतया ठोस होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक कठोरता बढ़ती है। अगले पॉइंट में हम लोग इन तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों को देखते हैं। आप देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये अधातु हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु है। बिस्मथ और मॉस्कोवियम ये धातुएं होती हैं। अर्थात आप देखेंगे धात्विक गुण नाइट्रोजन से लेकर के मॉस्कोवियम तक बढ़ रहा है। अगर हम इसका रिवर्स अधात्विक गुण कहेंगे तो अधात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। जब धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो धात्विक गुण का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन हटाने की, अर्थात परमाणु का धनायन के रूप में अपने को प्रकट करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात वो प्रवृत्ति ऊपर से नीचे तक, बिस्मथ से मॉस्कोवियम तक बढ़ेगी। इसी का एक्सप्लेनेशन हम अगले वाले पॉइंट में प्रयोग कर लेते हैं। चालकता। जो तत्व चालकता प्रदर्शित करते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें से निकलने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो देखिए जो धात्विक गुण ऊपर से नीचे बढ़ रहा है इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो प्रवृत्ति होगी नाइट्रोजन से मॉस्कोवियम तक बढ़ेगी, बिस्मथ तक बढ़ेगी। इसलिए चालकता भी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या पर ध्यान देते हैं। इसमें आप पाएंगे नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इधर आप देखिए दाहिने हिस्से में ये मैंने ऑर्बिट्स का, सेल्स का इसमें हमने प्रेजेंटेशन किया है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक एक करके ऑर्बिट्स, सेल्स की संख्या बढ़ती है जिससे आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। एक बिंदु यहाँ पर और भी ध्यान देना आवश्यक है। इस बिंदु पर देखेंगे कि प्रारंभ में ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो तेजी से उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है, लेकिन जब हम निचले हिस्से में आते हैं तो वृद्धि इतनी तेजी से नहीं होती है। यानी उनकी त्रिज्या में वृद्धि तो होती है लेकिन तुलनात्मक पहले से कम होती है। इसका कारण डी और एफ उपकोष का आ जाना, क्योंकि उनकी वजह से उनका जो शील्डिंग प्रभाव होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, डी और एफ का कम होता है, इसलिए तुलनात्मक रूप से उनकी त्रिज्या कम होती है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे तो ऊपर से नीचे उनकी त्रिज्या बढ़ती है। अब इसके अगले हिस्से में हम लोग आयनन विभव का यानी आयनन एंथैल्पी का अध्ययन करेंगे। अब सामान्य गुणों में अगले बिंदु पर हम लोग आते हैं। अगला बिंदु है आयनन एंथैल्पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखेंगे कि पी ब्लॉक का वेरिएशन है वो यहाँ नजर आपको आएगा। जो नाइट्रोजन परिवार होता है उसका फर्स्ट आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। उच्च होने का कारण क्या है? इसका P3 विन्यास। P3 विन्यास का मतलब ये
हाफ फील्ड हैं। जो हाफ फील्ड विन्यास होते हैं उनका स्थायित्व अधिक होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आयनन विभव में जब हम उसको ऊर्जा देते हैं तब उसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बाहर निकलता है, इसलिए हमको यहाँ अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। क्योंकि हाफ फील्ड का स्थायित्व होने के कारण यहाँ पर हमें और अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए नाइट्रोजन परिवार का प्रथम आयनन विभव अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही उच्च होता है। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ उसका वेरिएशन देखेंगे तो आप पाएंगे टॉप टू बॉटम जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है इसमें आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे घटेगा, अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन बंधुता। आपने आयनन एंथैल्पी में देखा वहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाया जा रहा था। इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि परमाणु को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ना है। आमतौर से इस प्रक्रिया में आयनन लब्ध एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा उसमें उत्सर्जित होती है, परंतु यहाँ आप देखेंगे इस नाइट्रोजन परिवार में क्योंकि इनका स्थायित्व अधिक होता है, हाफ फील्ड विन्यास के कारण, अर्धपूर्ण विन्यास के कारण, अधिक स्थायी होने के कारण ये आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि इसमें स्थायित्व होने के कारण वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जोड़ना नहीं पसंद करता, अर्थात उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए आप देखेंगे इस वर्ग के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होती है वो निम्न होती है, निम्न होती है, अर्थात हमें कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। अगले बिंदु पर हम लोग आते हैं। इसमें आप देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्योंकि ऊपर इनका आकार छोटा है तो उसमें आकर्षण अधिक होता है। जैसे जैसे हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे इनके आकार में त्रिज्या में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऊपर से नीचे कम होती चली जाती है। अब हम लोग अगले बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ पॉइंट की तरफ आते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। नाइट्रोजन परिवार में प्रायः -3, +3, +5 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनके यौगिकों में तत्वों पर प्रदर्शित होती हैं। लेकिन नाइट्रोजन परिवार में जो भारी तत्व हैं उनमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। यही नहीं, पूरे पी ब्लॉक के तत्वों में जो सभी भारी तत्व होते हैं अर्थात जो पी ब्लॉक के निचले हिस्से में हैं वो सभी अपनी जो ऑक्सीकरण अवस्था है जिनमें 2 का डिफरेंस होता है वो निचली ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी प्रदर्शित करते हैं, जबकि उसकी जो 2 के अंतर की बड़ी वाली प्लस ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें स्थायित्व कम प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव से इनकी ऑक्सीकरण संख्या के स्थायित्व पर असर क्यों पड़ता है, प्रभाव क्यों पड़ता है, इस पर एक तरफ से ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले ये जानिए कि अक्रिय युग्म प्रभाव होता क्या है। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं इंक्लूडिंग नाइट्रोजन परिवार, इसमें जो NH2 यानी S कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इसका रिएक्शंस में क्रियाओं में अक्रियता प्रदर्शित करना ही अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है।
अब ये एक्टिविटी को प्रभाव क्यों प्रदर्शित करते हैं और केवल भारी तत्व ही क्यों प्रदर्शित करते हैं, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, जब हम अभी त्रिज्या में आपको बता रहे थे, जब ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो आकार में उनके वृद्धि होती है। त्रिज्या में हमने आपको यह भी बताया था, पहले शुरुआत में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, फिर नीचे जो भारी तत्व हैं उनकी त्रिज्या में वृद्धि तो होती है, लेकिन तुलनात्मक वृद्धि कम होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि डी और एफ उपकोष का उनके विन्यास में आ जाना। डी और एफ उपकोष, इनका जो सील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ही पुअर होता है। सील्डिंग इफेक्ट का मतलब एक बार हम लोग समझ लेते हैं। नाभिक बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जो अंदर की कक्षाएं होती हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि दोनों पर ऋणावेश होता है। अब जो डी और एफ कोष होते हैं, इनका जो सील्डिंग इफेक्ट होता है दुर्बल होता है, इसलिए वो एस के जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको कम प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात नाभिक का जो आकर्षण बल है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसमें वृद्धि हो जाती है। तो जो एस कोष में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको अपनी ओर स्ट्रांगली यानी अधिक पावर से खींचते हैं, इसलिए उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एनएस इलेक्ट्रॉन अक्रियता प्रदर्शित करते हैं, रिलेक्टेंस प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन में आसानी से हिस्सा नहीं लेते हैं, इसलिए उसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अधिक स्थायी होती है और उसकी जो उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कम स्थायी होती है। इस जगह पर हम आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट को ठीक से समझा दे रहे हैं, क्योंकि अगले वर्ग में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर हम इतने डिटेल में आपको नहीं समझाएंगे। इसलिए यहाँ पर जिनका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण मैंने समझाया है उसको ठीक से आपको समझ लेना है। अगला पॉइंट हम आते हैं नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। आप पाएंगे कि इस वर्ग में जो नाइट्रोजन है अन्य तत्वों से कुछ अलग व्यवहार, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसका क्या कारण है? बहुत छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनिक एंथैल्पी, डी उपकोष की अनुपस्थिति। इन चार कारणों से अन्य से वो अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि अन्य तत्व क्रियाशील है, ये बहुत कम क्रियाशील होता है। अन्य सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में होता है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड बहुत स्थायी होते हैं, अन्य के इतने स्थायी नहीं होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ही उच्च होता है, इसीलिए उसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। और इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन द्विपरमाणु होता है, जबकि अन्य सभी फास्फोरस से लेकर के P4 अन्य सभी उसमें 8 परमाणु होते हैं, अष्टपरमाणिक होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में अगला हम गुण देखते हैं हाइड्राइड फॉर्मेशन। नाइट्रोजन परिवार के जितने हाइड्राइड होते हैं ट्राईहाइड्राइड के रूप में बनते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं। इसका जो एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर हमें समझना है, जो नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड, ये सभी क्षारीय होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनमें अपचायक गुण भी होता है। लेकिन देखें, जो अमोनिया है NH3 नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड होता है, ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, सभी गैस अवस्था में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें द्रव अवस्था पाई जाती है। इनके गलनांक पतनांक भी उच्च होते हैं, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उपयोग होता है, ये उसका एप्लीकेशन है। ऑक्साइड फॉर्मेशन में आते हैं। नाइट्रोजन फैमिली ट्राईऑक्साइड पेंटाऑक्साइड बनाती है। इसमें जो वर्ग के तत्व होते हैं, देखिए जैसे हमने ट्राईऑक्साइड में लिया है, नाइट्रोजन शुरुआत के प्रारंभ के अम्लीन के ऑक्साइड होते हैं। जो आर्सेनिक और एंटीमनी है, योग धातु हैं, इनका देखिए यहाँ पर उभयधर्मी होता है, और जो बिस्मथ होता है उसका जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है।
अगला पॉइंट हम देखते हैं हैलाइड फॉर्मेशन। देखिए, जो नाइट्रोजन फैमिली है ये ट्राई हैलाइड पेंटा हैलाइड दोनों बनाते हैं। और यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, अक्सर पूछा जाता है नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड बनाता है लेकिन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। इसका कारण ये होता है नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होते हैं। अभी हमने आपको उसके असामान्य व्यवहार में बताया था। इस कारण से ये पेंटा नाइट्रोजन NPCF यानी पेंटा हैलाइड नहीं बनाएगा, ट्राई हैलाइड बनाता है। जबकि दूसरी तरफ अन्य जो होते हैं वो सभी ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाते हैं, क्योंकि उनमें सब में डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। धातुओं से क्रिया करके ये लोग जितने भी ये तत्व होते हैं वो -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस का बिंदु नहीं है। अब अगले भाग में हम आते हैं नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन, इसके निर्माण और उसके कुछ महत्वपूर्ण गुणों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन जो गैस होती है इसको हम औद्योगिक तौर पर वायु के प्रभावी आसवन से प्राप्त करते हैं। ये 77 केल्विन पर आसानी द्रवित हो जाती है और जितनी बाकी गैस होती है उसको हम अलग कर देते हैं और दो नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला में कैसे, उसमें कैसे हम नाइट्रोजन को प्राप्त करेंगे। सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसके अन्य मेथड भी आप देखिए, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है ये भी पूछ लिए जाते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर उसमें भी नाइट्रोजन प्राप्त होती है। एजाइड्स जो होते हैं उनको भी गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। यहाँ बेरियम एजाइड का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अल्प विलेय होती है। यद्यपि जो नाइट्रोजन है, मैंने असामान्य व्यवहार में पहले आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड के होने के कारण इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, इसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा होती बहुत अधिक होती है, तो बॉन्ड आसानी से टूटती नहीं है। जब बॉन्ड आसानी से नहीं टूटती है तो इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट इनर्ट होती, अक्रिय होती है। लेकिन कुछ जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, क्रियाशील धातुएं इसमें जल करके उनके नाइट्राइड बनाती हैं, जैसे लिथियम, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। ये नाइट्राइड बन जाने के बाद इनका भी कुछ एप्लीकेशन है। जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के जो नाइट्राइड है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जल अपटन पर क्या होता है, तो इनमें से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है कि आगे भी इनका इंपॉर्टेंस होगा अमोनिया के निर्माण में, वहां भी काम आ जाएंगे। अन्य रिएक्शंस हम देखते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ। हाइबर प्रोसेस में आयरन चूर और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में अमोनिया बनाता है। N2 और ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक स्पार्क में की वजह में 2000 केल्विन टेम्परेचर पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। ये कुछ इसकी रिएक्शंस हैं। अब इसके हम उपयोग पर आते हैं। उपयोग में अमोनिया बनाने में, नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में, अक्रिय वातावरण की जहाँ आवश्यकता होती है वहां पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जो द्रव नाइट्रोजन होता है वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले टॉपिक में हम लोग हाइबर विष से अमोनिया के बनाने का अध्ययन करेंगे।